हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, क्लास 12 से रिलेटेड जो सीरीज चल रही है फिज़िक्स की, उसका आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम बोल सकते हैं। देखिए, फिजिसिस्ट कूलम्ब ने लाइक चार्जेस या फिर अनलाइक चार्जेस के बिटवीन लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक लॉ दिया, जिसको ही हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। इस लॉ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे समझते हैं। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि दो टाइप की होती है, और ये भी बेसिकली आप जानते ही होंगे कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन के लिए ये ला दिया गया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। ओके, ये दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, फोर्स की वैल्यू भी उतनी ही मैक्सिमम होगी। इससे ये क्लियर होता है। सेकंड आ जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। उनके Q1 और Q2 जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, तो उनके बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। तो F क्या होता है, जो फोर्स, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इनको मैथमेटिकली हमने लिखा हुआ है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। अब अगर इन दोनों रिजल्ट्स को हम कंबाइन करके लिखें तो रिजल्ट हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। Q1 Q2 डिवाइड बाई r² को F के इक्वल करने के लिए Q1 Q2 डिवाइड बाई r² में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड होती है। तो यहाँ जो K की वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी K है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूमेरिकल्स में बहुत बार इसकी वैल्यू यूज़ की जाएगी, तो ये आप ध्यान भी रखना। K की जो ऐसा यूनिट है वो हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, जो कि कूलम्ब्स फॉर्मूला है, इससे फाइंड की जा सकती है। अब हम आ जाते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ चार्ज, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, जो कि साइंटिस्ट कूलम्ब के रेस्पेक्ट में ही दी गई है। जैसे कि आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में, Q = IT, वेयर I इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इस टाइम होता है स्मॉल t। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। तो एम्पियर सेकंड ही क्या होता है, 1 कूलम्ब के इक्वल हो जाता है। यहाँ हम चार्ज को कुछ कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। तो अगर Q1 और Q2 की वैल्यू इक्वल हो 1 कूलम्ब के, और Q1 Q2 के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो, तो उस कंडीशन में 1 कूलम्ब वैल्यू क्या हो जाती है। तो अगर हम यहाँ से फोर्स की वैल्यू फाइंड करें तो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r², और Q1 Q2 और r के प्लेस पे वैल्यूज़ पुट कर दें तो आ जाएगी 9 × 10⁹ न्यूटन। सो 1 कूलम्ब इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज with a force of 9 × 10⁹ Newton when placed in vacuum
एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट चार्जेस है हमने कहाँ रखे हुए माने हैं, वैक्यूम में। किसी अदर मीडियम में अगर पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट हो तो फिर क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है फोर्स की वैल्यू पर, इसको भी हम आगे समझने वाले हैं। उससे पहले हम समझते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो फोर्स के बारे में जो फॉर्मूला हम अब लिखेंगे वो उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यानी कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में जो है डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 है। ओके, और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। अब देखिए Q1 पॉइंट चार्ज ने जो Q2 पॉइंट चार्ज पर फोर्स अप्लाई किया, या कहे कि Q2 पॉइंट चार्ज ने Q1 पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स फील किया तो वो कितना है, वेक्टर F21 है। इसी तरीके से Q1 पॉइंट चार्ज ने Q2 पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स फील किया वो वेक्टर F12 है। ओके, क्योंकि हर एक पॉइंट चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसी वजह से Q1 जो पॉइंट चार्ज है वो Q2 पॉइंट चार्ज की वजह से कुछ फोर्स फील करेगा, और Q1 पॉइंट चार्ज Q2 पॉइंट चार्ज Q1 पॉइंट चार्ज की वजह से कुछ फोर्स फील करेगा। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिख देते हैं, वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये R21 कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग फोर्स वेक्टर F12, यानी कि ये बता रहा है कि जो फोर्स F12 है वो पॉइंट चार्ज Q2 से Q1 की तरफ अप्लाई हो रही है। इसी तरीके से वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू R12 कैप। यहाँ जो R12 कैप यूनिट वेक्टर है ये फोर्स वेक्टर F21 की डायरेक्शन को शो कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यूनिट वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। इस वजह से इनके मैग्नीट्यूड्स तो इक्वल होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हम लिख सकते हैं R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 इज इक्वल टू -1/4π0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर R12 कैप। ओके, लेकिन ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी वेक्टर F21 की। तो इस तरीके से ये एक मैग्नीट्यूड में तो एक दूसरे के इक्वल ही होगी फोर्स, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट फर्स्ट है, दिस मीन्स दैट द टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन ईच अदर। सो कोलम्बियन फोर्सेज ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे भी क्या है कि एक फोर्स अगर अप्लाई किया एक चार्ज ने दूसरे पॉइंट चार्ज पे, तो दूसरे पॉइंट चार्ज ने भी पहले पॉइंट चार्ज पर कुछ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया। तो इस तरीके से जो कोलम्बियन फोर्सेज हैं वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करती है। सेकंड है, एज द कोलम्बियन फोर्सेज एक्ट अलोंग वेक्टर R12 और वेक्टर R21, so along the line joining the centers of two charges, so they are central forces। दो पॉइंट चार्जेस के बिटवीन जो लगने वाली फोर्सेस है वो कैसी फोर्सेस होती है, सेंट्रल फोर्सेस होती हैं। यानी कि जो वेक्टर F12 और वेक्टर F21 फोर्सेस हैं वो चार्जेस के सेंटर की तरफ, यानी चार्जेस के सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके अलोंग उनकी डायरेक्शन से, सो दे आर सेंट्रल फोर्सेस। अब हम समझते हैं परमिटिविटी। देखिए परमिटिविटी क्या होती है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम, जो कि किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस के बिटवीन लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को बताती है। यानी कि अगर मान ले कि वैक्यूम या एयर में कोई पॉइंट चार्जेस है और उनके बिटवीन लगने वाला फोर्स की वैल्यू कुछ होगी, चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। अदरवाइज अगर दो पॉइंट चार्जेस वाटर के अंदर प्रेजेंट हो तब, और वो उतनी ही डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो जितना कि वो एयर में प्रेजेंट थे, जितनी डिस्टेंस पर,
तो वाटर में उनके बिटवीन लगने वाले जो फोर्स की वैल्यू है अब कितनी हो जाएगी। सो यही प्रॉपर्टी क्या होती है, परमिटिविटी। ये आपको समझ आया होगा। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, उस मीडियम की प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस, जो कि बताती है द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के बिटवीन लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स सिचुएटेड इन दैट मीडियम। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल देते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्यों? क्योंकि हम वैक्यूम या एयर में जो प्रेजेंट चार्जेस हैं उनके बिटवीन लगने वाले फोर्स से किसी दूसरे मीडियम में लगने वाले फोर्स की कंपैरिजन करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? देखो, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि जब 2 पॉइंट चार्जेस वैक्यूम में प्रेजेंट हो तो उनके बिटवीन लगने वाला जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो क्या होता है, वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट क्या होती है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस से हमारा मतलब है वैक्यूम। ओके, इसकी भी एक डेफिनेट वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब²/न्यूटन/मीटर²। इसको हम हिंदी में विद्युतशीलता भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है इन एनी मीडियम, तो किसी मीडियम में उन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पर हों, लगने वाला फोर्स कितना होगा, 1/4πε Q1 Q2/r²। यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नोट नहीं लिखा। एप्सिलॉन नोट हमने फ्री स्पेस के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, जबकि किसी मीडियम के लिए जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो एप्सिलॉन से हमने डिनोट की है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नोट, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। और इस कांस्टेंट वैल्यू को ही हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम एप्सिलॉन नोट r या फिर k से डिनोट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, k इज इक्वल टू एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाई एफ मीडियम। न्यूमेरिकल्स में कई बार इस रिजल्ट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से क्या क्लियर आया, यहाँ से समझ आया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम कहते हैं ऑफ ए मीडियम में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट इन फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड द सेम डिस्टेंस अपार्ट इन द गिवन मीडियम। वैक्यूम में 2 पॉइंट चार्जेस हों और वो स्मॉल r डिस्टेंस पर हों, और उन्हीं दो तो उनके बिटवीन लगने वाले फोर्स यानी एफ वैक्यूम, और वही 2 पॉइंट चार्जेस जब किसी मीडियम में प्रेजेंट हो और उसी सेम डिस्टेंस पर हो तो उनके बिटवीन लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो ही क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हमें वैक्यूम में 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन लगने वाले फोर्स की वैल्यू दी गई हो और किसी उन्हीं पॉइंट चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जाए, लाइक दैट वाटर, ठीक है, या फिर कोई इंसुलेटर, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि उन 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन या किसी मीडियम में रखे हुए पॉइंट चार्जेस के बिटवीन लगने वाले जो फोर्स की वैल्यू है वो एफ मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा एफ वैक्यूम डिवाइड बाई के। उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, उससे हम एफ वैक्यूम को डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से ऊपर वाले रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। कुछ अदर सब्सटेंसेस के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है जिनका न्यूमेरिकल्स में कई बार यूज देखने को मिलता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर इज इक्वल टू 1.0054, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हम 1 के ले लेते हैं। ज़्यादातर एयर या वैक्यूम के लिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 लेते हैं कैलकुलेशंस को, प्रॉब्लम्स को आसानी से सोल्व करने के लिए। वाटर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 पॉइंट चार्जेस स्मॉल r डिस्टेंस पर प्रेजेंट थे, अगर वो वैक्यूम में प्रेजेंट है और वैक्यूम के बाद फिर वाटर में उसी डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो, तो उनके बिटवीन लगने वाले जो फोर्स की वैल्यू है वो अब पहले वाले फोर्स का कितना हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा। 6 पॉइंट क्या है, फॉर मेटल के लिए क्या होता है, इन्फिनिट होती है वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। देखिए, अगर के की वैल्यू मेटल के लिए इन्फिनिट होगी तो हम इस फॉर्मूले में रख कर देखिए एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाई इन्फिनिट।
तो मीडियम में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स में क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, और वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो इसी वजह से मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना हो जाता है फिर उस कंडीशन में? 0 हो जाता है। लेकिन ये एक आइडियल कंडीशन हो जाती है। 7th पॉइंट क्या है? इफ़ कैपिटल Q इज़ ग्रेटर दैन स्मॉल q। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूजफुल रहेंगे दोनों रिजल्ट्स। अगर स्मॉल q लेस देन है कैपिटल Q से, तो उस कंडीशन में जो कैपिटल Q से स्मॉल q की तरफ हम फोर्स को जो है, ये प्रिंसिपल सुपरपोजिशन आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक, तो वहाँ पे भी हमको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जो स्मॉल q कैपिटल Q की वजह से फोर्स फील करेगा उसको हमने सिंबल से दिखाया हुआ है वेक्टर F। इसी तरीके से अगर -q इज़ ग्रेटर देन है स्मॉल q, तो -q चार्ज स्मॉल q चार्ज की वजह से जो फोर्स फील करेगा उसको भी हमने सिंबल से दिखाया हुआ है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा? F1 इज इक्वल टू F2। तो जैसे कि हमने इससे पहले जो कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है वहाँ पे भी ये चीज़ समझी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो या कोई अदर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में